नमस्कार, स्वागत है आपका राइट टू स्पीक यूट्यूब पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच हैं एक मेहमान बहुत खास, जिनका नाम है एडवोकेट नरवीर डबास, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रगों में फिर से उठा एक तूफान है, हासिल करने को पूरा आसमान है। कुछ याद रखना है तो बस ये याद रख कि तू फैन नहीं, तूफान है, तूफान है। 2004 में प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पर कड़कड़डूमा से शुरुआत की। 20 वर्षों से वकालत के पेशे से जुड़े हैं। 2015 में शादरा बार एसोसिएशन से जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में भारी मतों से जीत दर्ज की। 2025 में सचिव पद के उम्मीदवार शादरा बार एसोसिएशन के हमारे बीच हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कुछ मुद्दों के बारे में। सर, स्वागत है आपका राइट टू स्पीक यूट्यूब पॉडकास्ट पे। सबसे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि वकालत के पेशे में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो नहीं मैं कहूँगा मिली कहीं से। इट वॉज अ मैटर ऑफ चांस कि मैं वकालत के पेशे में आया। मैंने अपनी 12th विवेकानंद स्कूल से ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से करी थी और उसके बाद मैंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, रामजस कॉलेज में, नॉर्थ कैंपस में। तो वहाँ जब पढ़ रहा था तो कुछ महीने जाते हुए तो उसी टाइम पर दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, गुरु गोबिंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी 1999 में शुरू हुई। तो वो इनिशिएट हुई अप्रॉक्सीमेटली, उसके एडमिशन का प्रोसेस जाके कंप्लीट हुआ नवंबर के आसपास। जी। तो नवंबर तक मैं रामजस कॉलेज से बीए कर रहा था। तो मैंने 2 एंट्रेंसेस दिए, एक बीबीए का दिया और एक लॉ का दिया। और आप ये पूछे कि जब दोनों एंट्रेंसेस दे दिए, जब एडमिशन का टाइम आया तो घर वालों ने पूछा किस में एडमिशन लेना है। तो पता नहीं उस दिन जुबान पे क्या था कि मैंने कहा नहीं, लॉ करूँगा। इट वॉज कोई प्रेरणा नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, कोई एम नहीं था लॉ करने का। एडमिशन ले लिया लॉ में और 1999 में कॉलेज शुरू हुआ। 2004 तक चला। 5 ईयर लॉ कोर्स पहला हम लोगों का दिल्ली का यूनिवर्सिटी का था। तो 2004 में जब वकालत पूरी हुई तो मैं कहूँगा प्रेरणा से तो नहीं, हाँ बाई चांस वकील बना। जी, बहुत अच्छी बात है। आगामी 9 मई को शादरा बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं। उसमें जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कड़कड़डूमा कोर्ट में नहीं, पूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर है। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो चैम्बर्स की है। लास्ट 20 ईयर्स में प्रैक्टिस का जो प्रोसीजर है बिल्कुल चेंज हो गया। पहले आपने देखा है बुक्स होती थी, मल्टीपल बुक्स लेके रखते थे। अब सॉफ्टवेयर आ गए। बुक्स पे इतना नहीं, सॉफ्टवेयर में सर्च इंजन आ गया। हर चीज़, हर एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करने से पहले स्कैन करनी पड़ती है। उसको स्कैन करके उसका एक नंबर जनरेट करके उसके ऊपर लिख के उसके बाद कोर्ट के अंदर फाइलिंग होती है। तो बिना सिटिंग स्पेस हुए, बिना कोई चैम्बर हुए, बिना बैठने की व्यवस्था हुए और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर हुए प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। एनरोलमेंट हो रही है साल की कम से कम 25,000 के आसपास। बार एसोसिएशन के अंदर मेंबरशिप हो रही है साल के अप्रॉक्सीमेटली 2,500 के आसपास। और लास्ट शायद 2009 में चैम्बर बटे थे, उसके बाद से कोई नए चैम्बर ना तो कहीं अलॉट हुए हैं। सिर्फ वो जो डेथ केसेस में हुए हैं या कुछ फिजिकली डिसेबल्ड वाले कोटे से जो अलॉट हुए। अदरवाइज कोई नए फ्रेश चैम्बर्स की ना तो कोई बुनियाद रखी गई है आज तक और ना कोई नई सिटिंग स्पेस ढूंढने की, उसको डेवलप करने की कोई व्यवस्था हो गई। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो लड़ाई जो मैं सोचता हूँ कि वो आने वाले टाइम में जो मैं लड़ूंगा अगर मैं जीत कर आता हूँ तो वो रहेगी सबसे बड़ी चैम्बर ब्लॉक्स की, सिटिंग स्पेसिस की, सीट्स की, जो नए आने वाली जनरेशन को वकालत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। ओके, आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा एज एन एडवोकेट। आप 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। तो आप एडवोकेट्स के लिए कौन कौन सी वेलफेयर योजनाएं नई शुरू कर सकते हैं या जो एग्जिस्टिंग है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना चाहेंगे? देखिए, एक तो योजना जो भी लास्ट कुछ साल से एडवोकेट्स के लिए शुरू हुई थी वो थी उनकी एलआईसी, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने देनी शुरू की थी। एलआईसी के अंदर एलआईसी देती थी उनको और उसके साथ साथ उनका मेडिक्लेम उनका और 2 डिपेंडेंट मेंबर्स का था। सिंस द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड, और पहले वो फैसिलिटी जो थी वो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो कि दिल्ली के अंदर अपना वोट रखते थे, जिनका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का था, रेजिडेंस दिल्ली का था। तो अब सिंस द गवर्नमेंट हैज चेंज, सेंटर में भी वही गवर्नमेंट है जो दिल्ली में है। तो सबसे बड़ी तो मैं चाहता हूँ कि जो स्कीम जो है इसको एक्सटेंड करा जाए,
वो स्कीम कंटिन्यू LIC देने की, किसी किसी की डेथ केसेस में LIC की अमाउंट जो लॉयर की फैमिली को मिलती है, क्योंकि कोई पेंशन कभी नहीं मिलती, जो मेडिक्लेम की फैसिलिटी उसको मिलती थी, वो दिल्ली तक रेस्ट्रेन ना रहे। दिल्ली NCR जो भी लोग दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब उन तक एक्सटेंड होनी चाहिए और वो आगे कंटिन्यू होनी चाहिए एक बेनिफिशियल पॉलिसी के थ्रू। दूसरी बहुत टाइम से डिमांड है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। ओके। तो दूसरा एफर्ट ये रहेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ अगर आते हैं तो पूरी दिल्ली की उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज को साथ में लेकर एक लड़ाई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ेंगे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की तारीख में कड़कड़डूमा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की लेकर है। ओके। कि कोर्ट आने में इतना समय नहीं लगता जितना कोर्ट के अंदर पार्क करके गाड़ी और कोर्ट तक रीच करने में लग जाता है। मैटर निकल जाते हैं, पास ओवर हो जाते हैं, पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम एक पार्किंग की है, जिसके लिए बहुत एफर्ट करने की जरूरत है। रही बात पॉलिसीज़ की, तो मैं आपको बताऊं कि अब AIB का पेपर हो गया है, कंपलसरी हो गया है, विद इन आपको 2-3 ईयर्स आपको क्लियर करना पड़ता है। तो विल इंश्योर कि वहाँ पर AIB के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे, कोई एक्सपर्ट आए जो AIB की कोचिंग कराए, जुडिशरी की कोचिंग कराए, जो बीच बीच में पेपर्स निकलते हैं लॉ से रिलेटेड उनकी कोचिंग्स कराएं। तो वो एक हमारे पास कॉमन हॉल है, उसका यूटिलाइज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जजेस को भी इन्वॉल्व करें कि वो किसी ना किसी सब्जेक्ट पर आकर नए जो हमारे साथी आ रहे हैं उनको एजुकेट करें, उनकी तैयारी कराएं इन सब चीज़ों। नए स्टूडेंट्स जो अभी वकालत का कोर्स करने के बाद वकालत के पेशे से जुड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये योजनाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी हैं। बिल्कुल। और ये योजनाएं जो जो स्कीम की हम अभी बात कर रहे थे, केवल दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में दी जाती है या केंद्र सरकार भी इसमें कुछ योजनाएं चला रही है अधिवक्ताओं के लिए? नहीं, अधिवक्ताओं के लिए तो ये वाली स्कीम अभी पिछले लास्ट गवर्नमेंट जो थी दिल्ली में उन्होंने स्टार्ट की थी। जी। बट अलग अलग स्टेट्स में है कि जैसा कि मुझे पता है कि हरियाणा के अंदर कि जो भी ग्रुप हाउसिंग की अलॉटमेंट होती है उसके अंदर एक कोटा एडवोकेट्स का भी होता है। ओके। तो वो हरियाणा के अंदर है, तो दैट कैन बी डेवलप्ड अगर सेंटर ऐसी कोई पॉलिसी लाती है और हर जगह आती है। क्योंकि देखिए एक प्रोफेशन ऐसा है जो 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 भाग दौड़ का प्रोफेशन है। आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप यूपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूपी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इलाहाबाद तक की दौड़ है, दिल्ली से कर रहे हैं तो भी इलाहाबाद जाना है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाना है तो दौड़ है। ऐसी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी और ऑल ओवर इंडिया के लॉयर को बेनिफिट देगी। तो मैं चाहता हूं कि ये अभी तक तो जो दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, कोई रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स अपनी अपनी स्टेट्स की दे रही है, तो सेंट्रिक पॉलिसी लाए जो कलेक्टिवली हर ऑल ओवर इंडिया के वकीलों के फैसिलिटी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार आपके। अभी 9 मई को आगामी चुनाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल। इसमें हम ये जो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं चुनाव से पहले शूट कर रहे जी हैं। जी और सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे बीच ये है कि सचिव के तौर पर जी। आप में कौन सी सबसे बड़ी योग्यता है जो बाकी उम्मीदवारों से आपको अलग बनाती है? देखिए मैं तो नहीं कहूँगा मैं किसी योग्यता में मैं किसी को कमी बताऊं। मेरे शायद हम 6 लोग सचिव की पद पर लड़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो योग्य नहीं है या मेरी योग्यता उनसे बहुत ज़्यादा है। जी। ये तो हमारे वोटर्स को चूज करना है कि वो किसको योग्य मानते हैं, किसको नहीं मानते। जी, जी। मैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगा के ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को नीचे दिखा के इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा। देखिए मैं प्रैक्टिस में रहा हूँ 20 साल से, लगभग कोर्ट में जो भी वकालत करने वाले लोग हैं सब लोगों के बीच में रहा हूँ और बड़ी साफ सुथरी वकालत में रहा हूँ। किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है कि मैं कहीं जाके लड़ाई करी, मैंने झगड़ा करा, क्लाइंटों से झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ तो हमारे को अपने वोटर्स पर छोड़ देनी चाहिए योग्यता देखने के लिए। हाँ, 20 साल से लोगों के बीच में रहा हूँ, सुख दुख में साथ रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से जहाँ भी उनके जिस भी लायक काम करा सका काम कराने की कोशिश की है, काम कराए हैं और एज अ ड्यूटी कराए हैं। कभी किसी को ये नहीं कहा कि भैया एहसान करा है वो करा है। बहुत सारे लोगों ने 10 साल पहले भी देखा था जब जॉइंट सेक्रेटरी था, तो वो भी एक कार्यकाल था जिसमें कि मुझे बहुत सारे काम है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो उस टाइम पे किए थे, जो आज भी याद करते हैं लोग। जी। तो मैं आपके सवाल को तो यही छोड़ूंगा। मैंने कहा कि वोटर्स को डिसाइड करने तो योग्यता, तो मैं किसी को कम योग्य या अपने आप को उनसे बहुत ज्यादा कैपेबल ऐसा बता के कुछ नहीं आपके सामने इलेक्शन के लिए। ये आप अपने प्रतिद्वंदी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे? नहीं, प्रतिद्वंदी क्या जी, सब ये इलेक्शन है, इलेक्शन तक प्रतिद्वंदी है, अदरवाइज सब इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद यहीं रहना। और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन आने जाने हैं, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, फिर कुछ भी इलेक्शन का। एक अहम सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी 21 मार्च को शादरा बार एसोसिएशन का चुनाव रद्द होने के क्या मुख्य कारण रहे थे? ये सबसे बड़ा मुख्य कारण था मिसमैनेजमेंट का। जी। एक वोटर को लाइन में लगकर और इलेक्शन एरिया तक रीच करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम था। जी। किसी भी सीनियर सिटीजन एडवोकेट के लिए या लेडीज़ के लिए कोई सेपरेट लाइन की कोई व्यवस्था नहीं थी जी। और एक इंसान को 2.5 घंटे वेट करके वोट डालना था। सबसे बड़ा मेजर कारण तो मिसमैनेजमेंट का था।
दूसरी वजह ये थी कि बहुत सारे लोगों के वोटर लिस्ट पे नाम थे, उनके प्रॉक्सिमिटी कार्ड उन तक कभी रीच ही नहीं करे। उनको कहा गया आपके प्रॉक्सिमिटी कार्ड आए नहीं है। और इलेक्शन वाले दिन बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए जिनके पास मल्टीपल प्रॉक्सिमिटी कार्ड्स है, जो कि खुद वोटर्स नहीं थे। ओ, तो प्रॉक्सिमिटी कार्ड का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन ना होना मिसमैनेजमेंट का अपने आप में सबसे बड़ा कारण था। क्या प्रॉक्सिमिटी कार्ड्स के बिना कोई भी वकील उसका लिस्ट में अगर नाम है वोट दे सकता है? नहीं, अगर आपके पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड नहीं है तो एज पर इलेक्शन रूल्स, हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, ही कुड नॉट हैव एंटर्ड द वोटिंग एरिया। अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम था तो बिना प्रॉक्सिमिटी कार्ड के किसी को भी कोई परमिशन नहीं थी वोट कास्ट करने की। इलेक्शन कमेटी पूरे चुनाव को नज़र में रखती है, और आपके यहाँ जो लास्ट चुनाव हुआ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ईवीएम के माध्यम से जी, किया जा रहा था। तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण रूप से सही है? देखिए मैं तो बिल्कुल मानता हूँ ईवीएम इज़ द बेस्ट मीडियम जिसके थ्रू इलेक्शन कराया जाए, ताकि कम से कम जो एलिगेशंस आती हैं कि जी डुप्लीकेट बैलेट पेपर छप गए और उनका मिसयूज़ हो गया, तो ईवीएम एक अच्छा कन्वीनियंट वे है वोट डालने के लिए भी, वोट की काउंटिंग के लिए भी। तो मेरी तो आगे भी यही अपेक्षा है कि आगे वाली जो इलेक्शन कमेटी अब जो फ्रेश बनी है वो भी इंश्योर ये करे कि इलेक्शन ईवीएम से कराए। आम जनता के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है जी वो बहुत जटिल देखने को मिलती है। जी आम आदमी कोर्ट में और वकील से मिलने के लिए अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें शुरू होनी चाहिए जिससे आम नागरिक, आम आदमी जिसको वकालत के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसके लिए कौन सी चीज़ें शुरू की जा सकती हैं, किस प्रकार की योजनाएं शुरू की जा सकती हैं जिससे उनका ये डर खत्म हो जाए और वो एक अच्छी न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले सके? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारा जो लॉ का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट होते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। कोर्ट आते हुए क्लाइंट सोचता है पता नहीं कितने साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो कोर्ट आने में बहुत डरता है, सोचता है। मैं कहूँ ये ऑलरेडी स्कीम्स डीएलएसए के थ्रू शुरू हो चुकी है। बहुत टाइम टू टाइम सेमिनार्स उनके अंदर कंडक्ट किए जाते जी। हैं, आरडब्ल्यूए की कोलैबोरेशन में की जाते हैं, स्कूल्स के अंदर जाके सेमिनार्स दिए जाते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि लीगल अवेयरनेस बढ़ाई जाए, हर आदमी को उसके राइट का बताया जाए, हर आदमी को समझाया जाए। अब बहुत सारी चीज़ें तो उनका डर थाने में जाके शुरू हो जाता है कि थाने में जिस तरीके से जाते हैं, कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते, बिना सिफारिश के वहाँ पर कंप्लेंट रिसीव तक नहीं होती। तो अल्टीमेटली उनको उनके राइट्स का जब तक अवेयर नहीं कराएंगे, तो उसके लिए एक प्रोसीजर डीएलएसए के थ्रू ज़रूर चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट डीएलएसए मिलता है एक स्पेसिफिक इनकम से कम, जिसकी भी जो भी अगर उसकी एनुअल इनकम एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डीएलएसए एडवोकेट मिलता है। एज अ मैटर ऑफ राइट हर लेडी को, हर बच्चे को डीएलएसए से एडवोकेट मिलता है। जी। प्रोसीजर लंबा ज़रूर है, बट मैं आपको कहूँगा कि पेशेंस रखेंगे तो न्याय ज़रूर मिलेगा। ओके। वकालत के पेशे में बहुत लोग आ रहे हैं और वो इसको एक ताकत पाने का ज़रिया मानते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि हालांकि मेरा कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं रहा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ वकील वकालत के पेशे को मनी मेकिंग बिजनेस की तरह देख रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये प्रोफेशन एक समाज सेवा और उन लोगों को न्याय दिलाने की तरफ भी जाता है जो लोग न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या फिर वो इंसाफ चाहते हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वकीलों को किस चीज़ को छोड़कर किस तरह की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए जिससे लोगों के बीच उनकी इमेज इम्प्रूव हो सके, सुधर सके? तो मैं तो सभी नए आने वाले भाइयों को, बहुत जितने भी यंग जनरेशन के लॉयर आते हैं, फर्स्ट जनरेशन से आते हैं, तो उन सभी को ये कहता हूँ, देखिए ये जो पेशा है ना, पेशेंस का है। और आप ऑनेस्टली पेशेंस रखेंगे, कुछ समय ज़रूर लगता है आपको इस्टेब्लिश होने में। शुरू के 5-7 साल बड़े डिफ़िकल्ट हैं। मैं उनके पेरेंट्स को भी कहता हूँ अपने बच्चों को 5-7 साल का समय दो, स्टैंड करने का, टाइम देने का। और मुझे लगता है ये सिर्फ वकालत के प्रोफेशन में ही नहीं है, लगभग हर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उससे जो फर्स्ट जनरेशन का बच्चा निकल कर आता है, ये डिफ़िकल्टीज़ हर उस नए जनरेशन वाला जो भी किसी भी काम को शुरुआत करता है, मे दैट बी एडवोकेट, मे दैट बी अ डॉक्टर, मे दैट बी इंजीनियर, तो 5-7 साल का पेशेंस रखेंगे, ईमानदारी से काम करें। कई बार बहुत छोटे छोटे लालच में कि जी माँ वो पैसा बच जाएगा, जी। उसमें आदमी भागता है, पर उस दलदल में अगर घुसता जाएगा ना तो मेहनत करनी छोड़ देगा। जी। आप मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए, काम की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आप ईमानदारी से भी काम करेंगे ना तो भी आपको नाम और फेम और पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो मेरी तो हर किसी आने वाले नए जनरेशन के लॉयर को यही
एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। उनके घर वालों को कहता हूँ थोड़ा सा समय दें बच्चे को, क्योंकि सुबह निकलता है, रात को घर घुसता है, घर वालों को लगता होगा पता नहीं क्या पैसे कमाता है, बट एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन है शुरू में। बहुत सारे लोग आते हैं आपसे सजेशन लेते हैं, सजेशन लेके चले जाते हैं, चैम्बर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, क्लाइंट रिटेन नहीं हो पाता, बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको लगता है आज यहाँ मिल रहा हूँ, बाहर सड़क पे पता नहीं कल अगले साल मिलेंगे नहीं। जी। तो इसीलिए सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताया कि वकालत करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई जो आगे आने वाले टाइम में जो लड़ने की शुरुआत होनी चाहिए वो यही है कि अनलेस एंड अनटिल आपके पास बैठने की जगह नहीं है, आपके पास क्लाइंट को बुलाने का ठिकाना नहीं है, तो वकालत करना बड़ा डिफिकल्ट है। जी, आपने सही कहा। आपका 20 वर्षों का अनुभव रहा जी वकालत में, जी। और ये अनुभव एक अच्छा खासा अनुभव कहलाता है। इस अनुभव से आप शादरा बार एसोसिएशन में किस तरह के अपने अनुभव के आधार पे और किस तरह से शादरा बार एसोसिएशन में सुधार आप ला सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस इन सुधारों में किस प्रकार मदद करेगा? एक तो 20 साल से रेगुलर प्रैक्टिस में होने के बाद मुझे ये पता है कि लॉयर्स की सबसे बड़ी डिफिकल्टीज जो यहाँ पर प्रैक्टिसिंग लॉयर फेस कर रहे हैं वो है क्या। जी। नई कोर्ट बिल्डिंग बना दी गई, उसके अंदर कोई भी एलमद रूम, कोई भी रिकॉर्ड के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई। अब वहाँ पर आप ये देखें, जो कॉरिडोर लॉयर्स के वेट करने के लिए था उसके अंदर कैबिन्स बनाए जा रहे हैं, वो जगह सारी इंक्रोच कर ली गई है। सर्टिफाइड कॉपी के लिए आपको कई कई महीने इंतजार करना पड़ रहा है। डिजिटल कोर्ट्स बना दी गई हैं, बट डिजिटल कोर्ट्स को आप ये देखिए, जिसकी डिजिटल कोर्ट का पर्पस ये था कि 138 की डिजिटल कोर्ट बनी कि उसकी पेंडेंसी कम करेंगे, बट वो पेंडेंसी पड़ नहीं रही है। एक एक साल की समनिंग के बाद जो समरी ट्रायल है, जिसको 3 महीने 6 महीने में खत्म करने के लिए डायरेक्शंस हैं, उसके अंदर फर्स्ट डेट एक एक साल की पड़ रही है। तो एफर्ट्स करेंगे हर उस कोशिश को कि जो प्रॉब्लम्स डे टू डे लिटिगेशन में लॉयर फेस कर रहा है उसको कम से कम कैसे करें। हाई कोर्ट फाइलिंग के लिए कुछ कोर्ट्स के अंदर एक काउंटर्स शुरू हो गए हैं कि आप वहाँ पर अपनी फाइलिंग कर सकते जी। हैं, तो एक्सटेंड कराने की कोशिश करेंगे कि हमारे कटकड़ुमा कोर्ट में भी एक ऐसा काउंटर बने ताकि यहाँ से लॉयर्स को रश करके सिर्फ फाइलिंग के पर्पज से वहाँ पर भागना ना पड़े, और यहाँ से भी फाइलिंग शुरू हो सके, क्योंकि अभी फाइलिंग शुरू हो गई है। तो बहुत सारी कोशिशें ऐसी हैं जो वकालत में रह के महसूस कर पाते हैं, तो जिसके लिए एफर्ट करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपके मतदाता हमें आपको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जी। तो आप उनसे चुनाव से पहले क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको वोट दें और आपको सचिव के तौर पर शादरा बार एसोसिएशन में चुने? मेरी तो सभी मतदाताओं से एक रिक्वेस्ट है। मैं कल आईपीएल के मैचेस देख रहा था, इंडियन क्रिकेट टीम के मैच देखता हूँ, तो आप देखते हैं कि कभी वो जो टीम चुनते हैं ना सिलेक्टर्स, तो कभी वो नाम के पीछे क्या लिखा होता है वो देखकर कभी भी उसका चयन नहीं करते। जी। वो देखते हैं कि प्लेयर कौन सा अच्छा है, जी। परफॉर्म कौन कर रहा है, कंसिस्टेंट कौन है, यू आर राइट। कौन टीम के लिए बेहतर रहेगा। जी। तो मेरा मानना है, अब इलेक्शन का माहौल है, बहुत सारे लोग जाति के आधार पर आपसे वोट मांगेंगे, जी। कास्ट के आधार पर वोट मांगेंगे, पर मुझे लगता है कि क्योंकि आपको अपनी बार का लीडर चुनना है, जी। तो सेम क्राइटेरिया सिलेक्टर वाला आप अडॉप्ट करें। आप ये देखिए आपकी बार को बेटर रिप्रेजेंट कौन करेगा, बार के लिए बेहतर कौन होगा। हो सकता है कुछ लोगों को लगे बार से बेहतर मेरे से अच्छा कोई और लगे, बट मैं कहता हूँ वो बिल्कुल, पर अपने दिल से पूछेगा, याद रखे कि कौन कोर्ट में किसका व्यवहार कैसा रहा है लास्ट टाइम, कितने टाइम से, किसने कितने काम करे, या कौन किस काम को कराने की कैपेबिलिटी रखता है। जी। उस सब क्राइटेरिया को डिसाइड करते हुए मैं आप सब लोगों से कहूँगा, क्योंकि 15 से 17 में भी बहुत सारे लोग बच्चे नए आए हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उस टाइम पे थे जिस टाइम पे मेरा टेन्योर था, मुझे देखा है। तो अगर आपको लगे कि मैं इस पोस्ट के लिए कैपेबल हूँ तो मुझे ज़रूर आप वोट दीजिए और इस पद पे बैठाइए। जी। चुनाव प्रचार आपका जोरों शोरों से सभी दर्शक देख रहे थे और आपके मतदाता भी उसमें शामिल थे। आपको चुनावी रिस्पांस जो आपको मिल रहा है कैंपेनिंग के दौरान, आपको क्या लग रहा है, आपके मतदाता आपको सचिव के तौर पर चुनेंगे? आपका एक्सपीरियंस जी, क्या मेरी कहता तो वाइब्स बहुत पॉजिटिव जी। हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, हम्म। और इतने टाइम वेट करने का, जो लोग खुद ही काफ़ी टाइम से ये था कि नहीं लड़ा, तो मैंने आपको बताया कि आई डो नॉट लुक लाइक इट, डो नॉट टेक इट एज अ बिजनेस नहीं है, ये सेवा है। और अगर बिजनेस होता तो मैं भी कोशिश ये करता, हर बार रिपीट करता, कुछ होता तो, बट ये सेवा के तौर पर है। तो मुझे, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी होपफुल कि लोगों से बात होती है, लोगों से इंटरेक्शन होती है, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, लोगों की प्रीवियस कंडक्ट को देखते हुए जो लोग वो हैं कंटेस्ट भी कर रहे होंगे, उनसे काफ़ी अच्छी वाइब्स है। आई एम वेरी होपफुल कि आई विल बी इलेक्टेड दिस टाइम। ओके। जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जो स्कूलों में हैं, अलग अलग प्रोफेशन को चुनते हैं, कोई डॉक्टर
बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, और वकील भी एक उसमें बहुत प्रमुख पेशा है। मैंने देखा है पिछले हाल ही के वर्षों में बहुत सारे नए स्टूडेंट्स वकालत के पेशे से जुड़ना चाहते हैं। तो क्या ये संविधान जो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे भारत को एक संविधान में बांधा है, हर किसी व्यक्ति को संविधान के अनुरूप न्याय देने का प्रण हमारा संविधान करता है। तो आप आने वाली जो नई जनरेशन है उसको क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो इस प्रोफेशन से जुड़ें और एक न्यायिक प्रक्रिया को अच्छा बना सके? देखिए, मैं लॉ एज अ सब्जेक्ट की बात करूँ ना, जी तो अगर आप वकालत नहीं भी करते, अगर आप लिटिगेशन में नहीं भी आते, मे दैट यू डू एनी बिजनेस, मे दैट यू डू एनी जॉब। जी क्योंकि जब मैंने लॉ ज्वाइन किया तो मेरी तो नज़र में सिर्फ मूवी देखता था कि वकील तो वो है जो कोर्ट में जाता है, वहाँ गवाही कराता है, बहस कराता है, बट ऐसा नहीं है। लॉ का फील्ड बहुत वाइड है। जी कॉरपोरेट साइड है, बैंकिंग साइड में है, रियल एस्टेट में है। तो ये एक पार्ट है सिर्फ जो लिटिगेशन में आ रहा है। तो जी। बट लॉ एज अ सब्जेक्ट आपको ना आपके राइट्स, आपको गलत और सही की पहचान, जी ये बहुत ज़रूरी कराता है। और लॉ एज अ सब्जेक्ट आप बिजनेस में भी आपके बहुत काम आएगा, किसी सर्विस में जा रहे हो, हर चीज़ में आपको आपके राइट की बताएगा। डे टू डे लाइफ में तो आपको ऐसी चीज़ें सिखाएगा कि अगर आप लिटिगेशन में नहीं हो, प्रैक्टिस में नहीं हो ना, तो आपको सही गलत की हमेशा पहचान रहेगी, आपको अपने राइट की और अपनी ड्यूटीज़ की हमेशा पहचान रहेगी। जी। एक प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। इसका उपयोग बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कई वकीलों द्वारा किया जाता है, और कुछ लोगों के बिहाफ पे कुछ वकील पीआईएल्स डालते हैं जो लोगों के हित में होते हैं। तो अगर समाज में कुछ गलत होता हुआ हमें दिखता है, हम बदलाव चाहते हैं, कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं, तो पीआईएल इसमें प्रभावी होती है या नहीं होती है? ये बिल्कुल होती है जी। अगर आप देखेंगे पीछे बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, यमुना नदी का मुद्दा हो, तो एमसी मेहता इज़ अ नेम जिसको आप कहेंगे। उन्होंने इतनी मल्टीपल पीआईएल्स डाली, इतने सारे क्षेत्र में डाली। जी आप ये देख के स्टंट डलते थे, मनमाने रेट चलते थे, पीआई डाली, हमारे वकील साहब ने डाली जी और स्टंट के रेट तय हो गए। जी स्कूल के एडमिशन में जो मोनोपोली चलती थी, पीआईएल्स डली, उसके अंदर क्राइटेरिया डिटरमिन हो गया। जी ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, ये सब पीआईएल का नतीजा है कि इतने सारे वेलफेयर चीज़ें हैं। तो टाइम टू टाइम डलती रहती हैं। टाइम टू टाइम कोर्ट की इंटरवेंशन से बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर लॉ नहीं बन पाता, वो जजमेंट्स के थ्रू डिसाइड हो रही है। कहता हूँ ये तो वही मैं जैसे आपको बताया कि अगर आप लॉयर नहीं हो तो भी आपको अपने राइट पता है, तो भी आप पीआईएल डाल के आप किसी चीज़ को, मुद्दे को जो कि समाज से रिलेट करता है, इंडिविजुअल आदमी से नहीं रिलेट करता, पीआईएल डालते हैं और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट पिछले बहुत सालों से आते जा रहे हैं और अब जी। भी आ रहे हैं, हम देख रहे ओके, पीआईएल क्या केवल एक एडवोकेट ही डाल सकता है हैं। या नहीं, एनी नागरिक भी डाल वन, सकता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, उसके लिए किसी वकालत की डिग्री की आवश्यकता नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इफ़ यू कैन ड्राफ्ट इट बेटर। बल्कि कई केसेस में एक सिंगल लेटर जजेस को लिखा गया, दैट हैज़ आल्सो बीन ट्रीटेड एज अ पीआईएल। जी ओके। तो ये थे नरवीर डबास जिनसे हम बात कर रहे थे चुनावी मुद्दों पर, और हम देख रहे थे कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। हमें उम्मीद है कि राइट टू स्पीक के इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप एक योग्य और दूरदर्शी सचिव के रूप में एक अच्छा उम्मीदवार चुन पाएंगे। आप देखते रहिए राइट टू स्पीक यूट्यूब पॉडकास्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। आप बने रहिए राइट टू स्पीक के साथ। शब बखैर, नमस्कार।